अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। देगलू नाके पर समाजवादी पार्टी की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद। समाजवादी पार्टी बीएसपी महाज के उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ की तशरीह मुहिम उरूज पर है। जलसे, जुलूस, पदयात्रा, फर्दन फर्दन मुलाकातें वगैरह सरगर्मियां हर रोज मुनक्कद हो रही है। समाजवादी के स्टार प्रचारक अबू आसिम आजमी के नांदेड़ दौरे के मौके पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके देगलू नाके पर एक शानदार जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसे से अबू आसिम आजमी, कारगुजार सदर सैयद मोइन, सिकंदर मौलाना और एसपी बीएसपी उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ ने खिताब किया। जलसे में नांदेड़ के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। कसम उस पैदा करने वाले की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं सियासत को इबादत की तरह करता हूं। मेरी सियासत का मतलब है कि इस मुल्क में मेरी कौम को भी सीना तान के चलने का हक मिल सके, मेरी कौम के साथ कोई नाइंसाफी ना कर सके। जब मैं नजर दौड़ाता हूं सियासत की तरफ, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, मैं आपसे ही फैसला करवाऊंगा कि किसको वोट देना चाहिए। 1947 में यह मुल्क आजाद हुआ। इस मुल्क को आजाद करने में जितना और कौमों ने काम किया, मुसलमानों ने शायद इन सबसे ज्यादा काम किया। लाखों लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। तारीख के पन्नों को उठाकर देखिए तो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जो सड़क जाती है, सड़क के दोनों फुटपाथ पर जितने दरख्त थे, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों को शहीद करके उसकी लाश को न लटका दिया गया हो। जब मैं पढ़ता हूं, तारीख पढ़ता हूं, तो कहते कड़ाहे के अंदर तेल गरम करके डाल देते थे और मुसलमानों को उसमें डाल देते थे खौलते तेल के अंदर, और कहते थे दूसरे मुसलमान से तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने अंग्रेजों की मुखालफत किया तो तुम्हारा भी हश करेंगे। लेकिन वह क्या लोग थे, उन्होंने कहा एक बार नहीं 10 बार हमें शहीद कर दो, लेकिन हम इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाकर इस मुल्क को आजाद कराए बगैर चैन से बैठने वाले। कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और इस इंतखाबात में पूरे हिंदुस्तान की नजरें दो तरफ है। एक तो वोटर्स की तरफ है जो सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए निकले हैं, तो दूसरी जानिब फिरका परस्तों की तरफ है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों में जो गुस्सा था, जो गम था, जो तमाम चीजें थी, उस चीजों को सामने लाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, कि शिवसेना के लोग हो, कि दीगर पार्टीज के लोग हो, इन्होंने हमेशा ही एक बात कही और वो बात मुसलमानों के खिलाफ, कभी हमारी इबादत गाहों के खिलाफ होती है तो कभी हमारी दीनी दरसगाहों के खिलाफ होती है। 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की सरकार इस हुकूमत को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपने देखा कि फिरका परस्ती का नंगा नाच हुआ और एक तरफ डेवलपमेंट की बात की गई। अपने प्रोग्राम को, अपने मंशूर को रखा गया और उस मंशूर में बारहा झूठे वादे किए गए। कहीं 15 लाख की बात की गई, तो कभी अच्छे ख्वाब दिखाए गए, तो कभी सबका साथ और सबके विकास की बात की गई, तो कभी यह कहा गया कि हम लोग झूठे, जो लोग वहां पर काले धन को बैरूनी ममालिक में रखा गया है उसको वापस लाएंगे। बहरहाल तमाम इन झूठे बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी और 2014 के इंतखाबात में पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने देखा कि एक तरफ फिरका परस्ती का नंगा नाच चला तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म का गीत गाने वाली कांग्रेस, जो अपने आप को मसीहा समझती है, माइनॉरिटीज की, जो अपने आप को खैर खास समझती है, मुसलमानों की, जो अपने आप को मसीहा और रहबर बनाती है, दलितों की, तो आज उस कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है
कि कांग्रेस के गुलामों, आज अशोक चौहान और कांग्रेस के लोग क्या इस बात को अपने मंच पर कहने के लिए तैयार है कि आज तुम्हारा मंशूर तैयार हुआ है, आज तुम्हारा एजेंडा तैयार हुआ है, आज तुम्हारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर कहीं पर भी दलित और मुसलमान और उसके साथ साथ में ईसाई लफ्ज को कहीं पर भी लिखा नहीं गया। आप बतलाइए कि जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हुकूक की बात कर रही है तो कैसे राज ठाकरे के साथ में समझौता करती है। आप बतलाइए कि पूरी दुनिया की और खास तौर से हिंदुस्तान की निगाहें उत्तर प्रदेश के सबसे अक्सरियती वाले इलाका जहां पर सबसे ज्यादा सीट है उसकी तरफ है। आज वहां पर एक ऐसा महागठबंधन तैयार हुआ है, उस महागठबंधन में सपा बसपा आरएलडी ये मौजूद है। उस ताकत को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की निगाह उत्तर प्रदेश की तरफ है और पूरी की पूरी मीडिया बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा महागठबंधन के सीट निकलेंगे। बार बार समझाया कांग्रेस वालों को, लेकिन कांग्रेस है कि वोटों का बंटवारा चाहती है। आज मेरे भाई हमको सोच समझकर फैसला लेना होगा। आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान आज सबसे ज्यादा परेशान है। आपको मालूम है कि यह अशोक चौहान जब मुस्लिम इलाकों में आता है तो ना वीडियोग्राफी ली जाती है, ना ही उनके साथ में कोई फोटो उतारी जाती है, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। अभी हालिया दिनों में पाकीज़ा फंक्शन हॉल, उस पाकीज़ा फंक्शन हॉल में अशोक चौहान आया और आने के बाद डिबेट हुए, लोगों के तासुरात को जानने की कोशिश की गई। उन्होंने इकराम ने सवाल किया कि चौहान साहब 5 साल में एक मरतबा, इससे पहले इंतखाबात 2014 हुए तब आप आए, असेंबली के इंतखाबात थे तब आप आए, कॉरपोरेशन के इंतखाबात थे तब आप आए, लेकिन जरा ये तो बताइए कि पूरी दुनिया में हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में शरीयत के मुदाखलत के खिलाफ में जगह जगह एहतजाजी जुलूस निकल रहे थे। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर वो सड़कों के समंदर, वो सड़कों के सैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत में मुदाखलत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हर तरफ से आवाजें उठी हमें उठी, जगह जगह कुल जमाती तन्नी में खड़े होकर इकट्ठा हुई। ऐवान पार्लियामेंट में मेरे भाई हर एक ने बोला, लेकिन क्या चौहान के गुलामों, क्या अशोक चौहान ने ठहर कर खड़े रहकर पार्लियामेंट हाउस में 3 तलाक के ऊपर कोई आवाज उठाई? क्या अशोक चौहान ने कभी प्रेस मीट बुलवाकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ में कोई बयान दिया? क्या कभी अशोक चौहान ने दलितों को नंगा परेड कराया जा रहा था, संविधान को, हुकूमत दिल्ली की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में संविधान को जलाया जा रहा था, फाड़ा जा रहा था, तो क्या कभी आवाज उठाई? आप बतलाइए कि सनातन संस्था नाला सुपारा में उस शख्स के घर पर जिंदा बम मिले तो क्या कभी आवाज उठाई? लेकिन आपको पता है मेरे भाई कि आज अशोक चौहान के सामने जब ये तमाम सवालात हो रहे हैं तो अशोक चौहान जवाब देने को तैयार नहीं। अरे आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो फिरका परस्त जमात है और उसका लीडर चिकनीकर को आप जानते हैं मेरे भाई, खंडार के उस
गरीब मुसलमानों से पूछो, जो खन्नार की शहरा पर दोनों तरफ से दुकानें थी, उन दुकानों को तोड़कर मुसलमानों को बेरोजगार करने वाले का नाम चिकनी कर। और आज जवान और जवान के गुलाम हमारे खिलाफ में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं कि यहां गए वहां गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मीडिया के साथ यहां पर हमारे मीडिया के कर्मी, हमारे भाई बैठे हैं, सबको लेकर बोला स्टूडियो पे गया और बताया क्या था क्या नहीं था। क्या है देखिए, गुमराह ये पहले देखते हैं कि खरीदो फरोख्त का कुछ मामला होता है या नहीं है, ये देखते हैं कि डराने धमकाने से डरना है या नहीं डरना है। अरे हम तो क्या खरीद सकेगा, मुझको क्या खरीद सकेगा अशोक चव्हाण? अरे दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। हम बिक चुके हैं। जन्नत के बदले में तमाम ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया। अब यह जिंदगी है तो उसी की दी है, उसी की राह में हमको खर्च करना है। बोला स्टूडियो का वो सारा मंजर वो सब बताए, और सिर्फ कहा मैंने अपने बयान में प्रेस को जब कहा कि जितने लोग एफबी पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जितना कुछ डाले हैं उन पर एफआईआर होगी, तो फौरी गुलामों को उनके आका का फोन गया और सब फौरी एडिट कराना, डिलीट कराना शुरू करे नहीं करे मेरे भाई? आप बतलाइए। अरे चिकलीकर या चौहान या कोई भी हमको खरीदने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इस मंच के जरिए से आज इस अवामी मजलिस में सैयद मोइन ये कह रहा है कि चौहान की अगर कोई बोली लगाने को तैयार है तो लगाओ। आज मेरे सदर में उतनी ताकत है कि उसको खरीदने की ताकत रखता है। वाह, आज मेरे प्यारे मुसलमानों, आज इस चौहान को उसकी जगह दिखाना। आज लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, कैसा आएंगे जीत के, कैलकुलेशन होता क्या? हाँ होता, कैलकुलेशन लेकर बैठो, देखो कि यहां पर ईमान वाले मुसलमान कितने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तकरीबन 5 लाख के करीब हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुजन समाज जो बहन जी को मानता है, आज बहुजन समाज अम्बेडकर वादियों का और तकरीबन 4 लाख के करीब है। अगर ये दो लड़ेंगे तो क्या अब्दुल समद साहब नहीं निकल सकते? क्या नहीं निकल सकते? क्या हम एक हो जाए तो ये नहीं हो सकता? अरे हो सकता है मेरे भाई, लेकिन चौहान के गुलामों में, चौहान के गुलामों की बातों में उतना मत आओ। आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा होता है कि वैसा होता है हो जाती है। अब देखिए ये फ्लाई ओवर 25 साल से, ये जो फ्लाई ओवर का जो ब्रिज का मसला है आज का नहीं है, 25 साल का है। 10 साल पहले हजारों करोड़ रुपया है, लेकिन जानबूझकर यहाँ फुट ब्रिज लाया गया। और यहाँ जरूर हर रोज, हर महीना, हर साल बरोबर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो खुद भी 10 मरतबा दौरे करते हैं, लेकिन उनको कभी ख्याल नहीं आता मुसलमानों की जानों का। उनको ख्याल है तो नए शहर में ब्रिजेस बनाने का, रोड बनाने का। नया शहर ऐसा बना दिया गया जैसे कि हम बॉम्बे में हैं। आज पुराना शहर देखिए, जब बारिश होती है तो यही इकबाल नगर वार्ड नंबर, जोन नंबर 11 में हर साल घुटनों तक पानी आता है। हमारी माए बहनें बाहर खड़ी रह जाती है। आज वक्त है अपने वोट का इस्तेमाल कर अपने मसाइल हल करने का। मेरे दोस्तों, ये आदमी पिछले साल बच गया, पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि आप लोगों ने 80,000 वोटों से मुझे चुन के दिया। वो जो घुमंड, वो जो उसको जो है ना सता रहा है, वो घुमंड उसका हमको कम करना है। ये हम ही थे जो 80,000 वोट से तुम्हें चुन के दिए, और हम ही है इंशाअल्लाह 80,000 वोट से तुम्हें इस बार हराएंगे इंशाअल्लाह।
हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।